कि जिन नेताओं ने भी, जिन लोगों ने भी इस ठाकरे परिवार के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत की, उनके ऊपर अटैक हुए। कि वाकई में ये जो ठाकरे परिवार है, जिस तरह से इन्होंने सरकार बनाई, वो सरकार बनाने का मकसद ही यही था महाविकास आघाड़ी का, क्योंकि भाजपा के साथ 15 साल पुराना रिश्ता था और ऐसी साथी चाहिए थे जो इनकी लूट खसूट में इनका साथ दें। गरीबों के हक को मारकर जिस तरह से पत्राचाल के लोगों को बेघर कर दिया गया, क्या उनकी बद्दुआएं नहीं लगेंगी? क्या वो किस्सा नहीं है? ये आप देखें कि एकनाथ शिंदे जी में इतनी बात है कि वो अभी भी बाला साहब ठाकरे जी का ही रिगार्ड करके उद्धव ठाकरे या आदित्य के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। जब जनहित याचिका डाली गई है और भ्रष्टाचार उजागर करने वाला कोई थर्ड पर्सन है, तो निश्चित जानिए कि अब उद्धव ठाकरे और उनका बेटा, दोनों उनके नाम है और उसमें जेल जाना दोनों बाप बेटों का तय है। बीजेपी के जो नेता हैं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, उन्होंने सीधा सीधा उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया था और ये चौंका दिया था सबको, ये कहकर कि मेरी तो मारने की सुपारी दी गई थी, मुझे जान से मारने की, और ये उद्धव ठाकरे के इशारे पर हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि इतना सीनियर लीडर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो उद्धव ठाकरे पर आरोप लगा रहे थे कि उनको जान से मारने की सुपारी उद्धव ठाकरे ने दी। आरोप लगा रहे थे, हमें नहीं पता वो सही है कि गलत, और उसके कारण उनको Y+ सुरक्षा दी गई। आज वो जिंदा हैं। इसी तरह आप देखें कि जिन नेताओं ने भी, जिन लोगों ने भी इस ठाकरे परिवार के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत की, उनके ऊपर अटैक हुए। तो ये जो व्यक्ति याचिका करता है, ये याचिका लेकर हाईकोर्ट में गए हैं, अब इसकी जांच होगी, लेकिन ये व्यक्ति अब कैसे साहस जुटा रहा है, ये तो एक सोचने की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि वाकई में ये जो ठाकरे परिवार है, जिस तरह से इन्होंने सरकार बनाई, वो सरकार बनाने का मकसद ही यही था महाविकास आघाड़ी का, क्योंकि भाजपा के साथ 15 साल पुराना रिश्ता था। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए इनको उप मुख्यमंत्री तो मिलता ही पोस्ट, तो फिर क्या जरूरत पड़ी कि मुख्यमंत्री बनना है, और वो भी विरोधी विचारधाराओं के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि इनको असल में सत्ता इसलिए चाहिए थी और ऐसी साथी चाहिए थे जो इनकी लूट खसूट में इनका साथ दें। और महाविकास आघाड़ी में जिस तरह की लूट हुई, जिस तरह के भ्रष्टाचार हुए, उससे तो यह सिद्ध होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है वो तो सही होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे की ऐसी क्या मजबूरी थी? मान लीजिए 1% में मान भी लूं कि अमित शाह ने कहीं इनको कहा था कि भैया ये जो है आपको हम मुख्यमंत्री बना देंगे, मान लो, तो क्या कोई अपना घर, अपना परिवार, अपना रिश्तेदार, अपने मित्रों को छोड़कर दुश्मनों से मिलता है? इतनी बड़ी गलती, ये सवाल है। हालांकि अमित शाह बहुत बड़े लीडर हैं और वो ना तो ऐसी बातें करते हैं, और अगर करते तो उसका वादा निभाया जाता, वो झूठ नहीं बोलेंगे। कुल मिलाकर यह है कि महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन बनाया उद्धव ठाकरे ने, वो तो बिल्कुल एक तरह से शिवसेना के विपरीत विचारधारा के लोग हैं। तब फिर मतलब क्या था? इसका मतलब लूट खसूट करनी थी। ये जो 100 करोड़ की उगाही और बाकी चीज पर मौन रहने का मतलब क्या है? उद्धव ठाकरे का एक सिंगल बयान नहीं आया, जबकि भ्रष्ट नेताओं के बचाने के फेवर में तो जरूर आया कि केंद्रीय एजेंसियां हमें डरा रही हैं। संजय राउत रोज रोज कहते थे केंद्र सरकार हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही, हमें डराने की कोशिश कर रही है। अरे भैया, अगर केंद्र सरकार तुमको डराने धमकाने का फर्जी काम कर रही थी तो तुम जेल के अंदर बंद हो, याचिका डालते हो कोर्ट में, क्यों रद्द हो जाती है? जज साहब देखते होंगे कि भ्रष्टाचार हुआ है। गरीबों के हक को मारकर जिस तरह से पत्राचाल के लोगों को बेघर कर दिया गया, क्या उनकी बद्दुआएं नहीं लगेंगी? क्या वो किस्सा नहीं है? क्या वो हकीकत नहीं है कि पत्राचाल में लगभग 700 परिवार जो जिनसे आपने घर खाली कराए वो बिल्डरों को दे दी? भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ वो दूसरा है, लेकिन पहला मामला तो यह है जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पत्राचाल में गरीब लोग रहते थे, उनका घर खाली कराया गया और उनको कोई घर वापस नहीं मिला। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? और इसीलिए संजय राउत के सारे दावे झूठे निकले और वो आज वो जेल में है। उद्धव ठाकरे हालांकि आजकल मौन है, क्योंकि अब ना सत्ता है ना सरकार है।
और ना उनके पास पार्टी बची है। ये बात अलग है, कुछ लोग बाला साहब ठाकरे जी के समय से जो जुड़े हुए हैं, उनकी भावना ठाकरे परिवार के प्रति आज भी है। और इसी लिहाज से मैं मानता हूं कि चाहे वो बीजेपी के लीडर हों और चाहे वो एकनाथ शिंदे हों, वो उद्धव ठाकरे पर सीधा प्रहार नहीं करते हैं। उनके खिलाफ कोई जांच उन्होंने नहीं आदेश दिया है, कोई बदले की भावना से काम नहीं कर रहे हैं। अगर उसकी जगह अभी उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होते या दोबारा बन जाएं, तो आप देखना कि इन नेताओं को वो छोड़ने वाले नहीं हैं। कितने पत्रकारों के खिलाफ केस हुए, अर्नब गोस्वामी का तो चैनल तक बंद करने की नौबत कर दी, बड़े बड़े उनके ऑफिस के जो ऑफिसर थे उनको जेल में डाल दिया, अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया। क्या नहीं किया उद्धव ठाकरे ने? तो जो व्यक्ति एक चैनल को बंद करने की साजिश कर सकता है, जो एक बड़े पत्रकार को जेल में अपने खिलाफ बोलने के लिए आवाज उठाने के नाम पर डाल सकता है, वो अपने खिलाफ केस दर्ज करने और उनके भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को छोड़ देगा? कतई नहीं। और इसीलिए ये आपको बता दूं कि ये होती है संस्कार और मानवता की बात। ये आप देखें कि एकनाथ शिंदे जी में इतनी बात है कि वो अभी भी बाला साहब ठाकरे जी का ही रिगार्ड करके उद्धव ठाकरे या आदित्य के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं तो अभी तक तो वो बैठते ही सत्ता में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके अगले ही दिन उनको आदेश दे देना चाहिए था कि जांच करो इनकी संपत्तियों की, डाल दो जेल में इन्हें। जिस तरह से इन्होंने कारनामे किए, अगर उसी तरह का काम देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे करने पर उतर गए तो इनके गुट का कोई आदमी जेल से बाहर नहीं रहेगा। लेकिन ये एक स्वच्छ राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, उसके बावजूद वो सत्ता और पद का दुरुपयोग नहीं करते हैं। वरना इस देश के विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ये जितने हैं, ये तो सड़क पर नजर ही नहीं आएंगे। झूठा ही केस लगाना है तो कुछ भी लगा दो। आजकल एनआईए और ईडी के बहुत सख्त कानून है, विशेष अदालत होती है, जमानत मिलेगी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये संस्कार में नहीं है, ये चरित्र में नहीं है। लेकिन अब जब जनहित याचिका डाली गई है और भ्रष्टाचार उजागर करने वाला कोई थर्ड पर्सन है, तो निश्चित जानिए कि अब उद्धव ठाकरे और उनका बेटा, दोनों उनके नाम है, दोनों के नाम हैं, तो दोनों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। और ज्यादातर कानून के जानकार का कहना यह है कि यदि ईडी ने इसमें ठीक से जांच की तो संपत्तियों की यदि जांच हुई तो आय से अधिक संपत्ति मिलनी है और उसमें जेल जाना दोनों बाप बेटों का तय है। देखते हैं ईडी कब जांच शुरू करती है और कब इनको जांच के लिए बुलाया जाता है और कब ये संजय राउत की तरह जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। वंदे मातरम।